हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन टू लर्न में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है या चैप्टर बोल सकते हैं। उससे पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि जो नियम वगैरह आए, क्यों आए, कैसे आए, क्या कारण रही होगी, इसके बारे में बात करते हैं। आइए तो फिर हम आगे समझते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, नोटेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 यह एक संविधान में हमारे लिखा हुआ एक एक्ट। द नोटेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इज एन इंडियन लॉ। यह एक भारत के संविधान का दिया हुआ एक नियम है। दैट गवर्न, जो गवर्न करता है प्रोमिजरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, जो तीन चीजों को गवर्न करता है। जैसे एक क्या है, एक प्रोमिजरी नोट्स हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया और चेक हो गया। इन तीनों चीजों पे किससे संबंधित ये रूल बनाता है और गवर्न करता है। लागू हुआ, पारित कब हुआ? 1881 में। लागू कब हुआ? 1 मार्च 1882 में। जैसे कि क्या होता है ना, बहुविकल्पी में एक एक दो दो नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या जो भी आप अगर जो भी बीकॉम एमकॉम कर रहे हैं उससे, इसलिए हम ये थोड़ा सा इसको ले लिए हैं। बाकी आपको इंटर वगैरह में के बच्चों को बहुत डिटेल ये नहीं पूछता है। एक्ट की बात करते हैं। एक्ट का जो नंबर है, हाँ तो दोस्तों हम आ गए हैं। हाँ तो यहाँ बात करते हैं अधिनियम संख्या जो होता है, ये 26 है 1881 में, जो भी हमारे अधिनियम की संख्या है। जुरिडिक्शन की बात करते हैं, क्षेत्राधिकार, यह भारत में ही सीमित है, इसके अधिकार भारत तक ही है। मेजर अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण जो संशोधन हुआ है 1988 में हुआ है, 2015 में हुआ है, 2018 में हुआ। यह ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में बात करते हैं। यह कानून ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी कानून के आधार पर बनाया गया। इससे पहले हुंडी जैसे प्रपत्र स्थानीय प्रथाओं से संचालित होते थे। इस अधिनियम ने व्यापारिक लेन-देन में एकरूपता और निश्चितता स्थापित की। जो हिस्ट्री है, कानून जो ब्रिटिश शासन में जो भी कानून थे वहां पे अंग्रेजों के आधार पर यह बनाया गया था, अंग्रेजी कानून था ये। इससे पहले हुंडी जैसे प्रपत्र स्थानीय जो प्रथा, जैसे जो लोकल कह सकते हैं, जो गांव थे वहां पे लोकल चीजें यूज किए थे, जैसे हुंडी वगैरह चलती थी, बिल चलती थी, इस तरीके से। इस अधिनियम ने व्यापारिक लेन-देन में एकरूपता और निश्चितता स्थापित की। आइए हम क्षेत्र और उद्देश्य की बात करते हैं। तो क्या क्षेत्र है? यह 3 प्रपत्रों को नियंत्रित करता है। जैसे आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट हमारा क्या है, प्रोमिजरी नोट्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, जिसे हम हिंदी में प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र और चेक कहते हैं। यह अधिकार, दायित्व, हस्तांतरण, पृष्ठांकन और भुगतान की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। जैसे देख सकते हैं, इट डिफाइंस राइट्स, ड्यूटी, लायबिलिटीज, ट्रांसफर, एंडोर्समेंट एंड पेमेंट प्रोसीजर्स। पीनल प्रोविजन की बात करते हैं, 138 में जो है, जो हमारा दंड का प्रावधान दिया गया है 138 में, उसमें जोड़ी गई 138 की जो धारा है उसमें 1988 में जोड़ी गई के अनुसार, अगर आपके खाते से अगर जैसे किसी व्यक्ति को हमको पेमेंट करना है और हमारे खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक अगर अनादरित हो जाता है या चेक का पेमेंट नहीं होता है किसी कारणवश, तो यह आपराधिक अपराध है, तो इसको अपराध माना जाएगा। इसमें दंड भी शामिल हो सकता है। जैसे क्या क्या दंड हो सकते हैं? एक इसमें दंड में एक तो कारावास हो सकते हैं, साल, 2 साल, 4 साल, जिस तरीके से अमाउंट हो उस तरीके से। और उसके बाद जुर्माना इसमें माना जाए 500, 1000, 2000, 4000, जिस तरीके का अमाउंट हो या जिस तरीके से बैंक अपने हिसाब से लगाते हैं, हर बैंकों के अलग अलग होते हैं। 2015 और 18 के संशोधनों ने त्वरित त्वरित मतलब होता है तुरंत सुनवाई और अंतिम मुआवजा का प्रावधान जोड़ा। जैसे क्या होता है, कभी कभी केस वगैरह हमारे यहाँ इंडिया में जैसे कोई भी केस चलता है तो काफी लंबे समय तक हो जाते हैं, पता लगा कि उसकी कोई समय निर्धारित नहीं होती, तो इसमें क्या, इस प्रावधान को जोड़ने के बाद कहा गया कि जो भी संशोधन हुआ है उसमें सुनवाई तुरंत होनी चाहिए, मुआवजा तुरंत मिलना चाहिए, जल्दी जल्दी इस काम को कराना चाहिए। महत्व के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो ये बैंकिंग प्रणाली को समर्थन देता है, व्यापारिक विश्वास बढ़ता है, जिससे ऋण ऋण जो लेन-देन को सुगम बनाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेक वगैरह ले जाने में आसानी होती है, क्योंकि कैश ले जाना होता है तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अनादरण पर कानूनी उपाय देता है। अगर चेक वगैरह अनादरण हो जाता है या एंडोर्समेंट होता है, तो वो एक तरीके से हमारे तरफ से हमारे पास एक सबूत हो जाता है, कह सकते हैं। ये लीगली होता है, इसे हम इसके बेस पे हम क्लेम कर सकते हैं या उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, विनिमय विपत्र। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटेन एंड अनकंडीशनल ऑर्डर साइन। जो बिल हमारा होता है वो रिटेन एंड अनकंडीशनल, जिसमें बिना शर्त, एक लिखित होता है मगर उसमें शर्त वगैरह नहीं होता है। ऑर्डर साइंड बाय ड्रावर, ये जिसमें लेखक किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित लेखक द्वारा लिखा जाता है। और आगे बात करते हैं, डायरेक्टिंग द ड्रावी टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ स्पेसिफाइड पर्सन
आइदर ऑन डिमांड और आफ्टर फिक्स पीरियड। किसी इसमें क्या होता है, विनिमय विपत्र एक लिखित एवं बिना शर्त आदेश है जिसमें लेखक किसी अन्य व्यक्ति को, ड्रावी को निश्चित राशि किसी तीसरे व्यक्ति को मांग या मांग के अनुसार निश्चित समय के अनुसार उनको पे करने भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, एक होता है ड्रावी, एक होता है ड्रावर, एक होता है पेई। ड्रावर क्या होता है, जो बिल को लिखता है या बनाता है वो ड्रावर होता है। जो जिसे भुगतान प्राप्त करना होता है वह ड्रावी होता है, या आहारी भी कहते हैं उसको, ग्राहिता भी कहते हैं। पेई कौन होता है, जिसे पैसा मिलता है, पेई कहते हैं उसे, या प्राप्तकर्ता कहते हैं। After acceptance, Dravi becomes acceptor. After acceptance, Dravi becomes ex- acceptor, स्वीकर्ता। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, जैसे यहाँ पे ड्राफ्ट वगैरह नंबर वगैरह दिया हुआ है, ये फॉर्मेट दिया हुआ है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया इस तरीके से, कमर्शियल बैंक हो गया, यहाँ पे कितना से टोटल डॉलर्स 30, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप इंडिया में रूपी चलता है, वहां पे वो चलता है। अब हम बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र के प्रकार। पहला का होता है ट्रेड व्यापार होता है। ट्रेड व्यापार क्या होता है हम समझते हैं। A bill drawn against a genuine business transaction, sale purchase of goods, वास्तविक व्यापारिक लेन देन आधार पर बनाया, जैसे कि हमारा क्या होता है, वास्तविक कह सकते हैं व्यापारिक लेन देन के आधार पर जो भी बिल बनाया जाता है उस उसे कहते हैं व्यापारिक बिल। जैसे व्यापार से रिलेटेड जो भी बिल होता है उसे कहते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप बेस्ड ऑन क्रेडिट सेल, एक तो होता है मोस्ट कॉमन टाइप होता है, एक होता है बेस्ड क्रेडिट सेल पे बेस होता है। दूसरा पॉइंट बात करते हैं हम सहायता बिल या एकमेंडेशन बिल। क्या होता है, बिना वास्तविक व्यापार के केवल आर्थिक सहायता। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी व्यापारी की आर्थिक स्थिति, भाई व्यापार है, कभी 19-20 होता है, तो आर्थिक स्थिति किसी कारणवश हो सकता है अच्छी ना हो, तो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी की एक तरीके से मदद करता है या आर्थिक सहायता करता है, और उसके लिए वो बिल वगैरह एक दूसरे से लेन देन करते हैं, इसे ही सहायता बिल कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी रियल सेल ऑफ गुड्स के ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, किसी तरीके से सेल और गुड्स नहीं आते हैं। मेड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, इसका जो काम होता है ये एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट देना होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इनलैंड या आंतरिक बिल क्या होता है। जो बिल एक देश के अंदर बनाया और देय हो, जैसे कोई भी बिल है, बिल वगैरह है, वो एक देश के अंदर ही बनाया गया और एक देश के अंदर ही उसका पेमेंट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आंतरिक बिल कहते हैं। इंडिया में इनलैंड बिल को निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 रेगुलेट करता है। जैसे हमारा जो नियम था, अभी हमने बताया कि हमारा जो नोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वही रेगुलेट करता है 1881 की एक्ट के अनुसार। फॉरेन बिल की बात करते हैं, क्या होता है फॉरेन फॉरेन बिल यानी विदेशी बिल। अ बिल ड्रॉन इन अ वन कंट्री एंड पेएबल इन अनदर कंट्री, जो बिल एक देश में बनाया जाए और दूसरे देश में भुगतान हो उसे हम विदेशी बिल कहते हैं। ये यूज कहाँ होता है, ये इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वहां पे यूज करते हैं। हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट, टाइम बिल, समय बिल क्या होता है। जो बिल एक निश्चित समय के बाद दे हो उसे हम समय बिल कह सकते हैं। जैसे हमने किसी व्यक्ति से माल खरीदा और उसे बोला कि एक निश्चित समय के बाद हम उसको पेमेंट करेंगे, तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा समय बिल होता है। डिमांड बिल क्या होता है दोस्तों, बात करते हैं। डिमांड बिल जो होता है, मांग पर भुगतान किए जाने वाला वह बिल होता है जिसका भुगतान मांग करते ही तुरंत करना होता है। जैसे कोई व्यक्ति है और हमने उसको उसने हमसे भुगतान किया, हमारे पास उसकी बैलेंस है, हमें पे करना है उसे, तो अगर वो मांग, जैसे हमने किसी को माल बेचा, अब हमें माल बेचा, उधार बेचा है, अब उसको उसने हमको बिल दे दिया लेकिन पेमेंट वगैरह डिसाइड नहीं हुआ है, तो उसने ये बोला हमें, हम हमें ने बोला कि भैया जब हमें पेमेंट की जरूरत होगी तो हम मांग लेते, हमें जरूरत हुई तो हमने उससे भुगतान करने के लिए तुरंत ही बोल दिया भैया मुझे पेमेंट चाहिए, तो वो क्या होता है, ये डिमांड बिल होता है। इसमें कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, इसमें पार्टी जो होते हैं, पक्षकार जो होते हैं, वो तीन होते हैं, एक ड्रावर होता है, एक ड्रावी होता है, एक पेई होता है। ड्रावर जो होता है वो बिल को लिखता है, ड्रावी जो होता है स्वीकार करता है, और पेई जो होता है जो प्राप्त करता है। ये हिंदी में वही लिखा हुआ है, सेम चीज है। आफ्टर एक्सेप्टेंस ड्रावी बिकम एक्सेप्टर, जो आफ्टर एक्सेप्टेंस जो होता है ड्रावी बिकम्स एक्सेप्टर, स्वीकार करता। कानूनी आधार की बात करते हैं तो डिमांड बिल भी नोटेबल इंस्ट्रूमेंट, ये जो भी ये भी जो हमारे नियम के अंदर आता है वो नोटेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ही अंदर आता है। अनुग्रह दिवस क्या होता है दोस्तों, या अनुग्रह दिन क्या होते हैं।
अनुग्रह दिन डेज ऑफ ग्रेस, अनुग्रह दिन वे अतिरिक्त 3 दिन होते हैं जो समय बिल टाइम बिल की नियत तिथि के बाद भुगतान करने के लिए दी जाती है। जैसे होता क्या है दोस्तों, जैसे कि हमने किसी व्यक्ति को माल उधार बेचा, उसने हमें क्या है कि पेमेंट करना है एक निश्चित समय के बाद। तो अब उसने जिस दिन पेमेंट करने के लिए बोला है, सपोज़ दैट जैसे 25 दिन का बिल है, 25 तारीख को उसने मुझे पे करने के लिए बोला है, मगर किसी कारणवश वो पे नहीं कर पाया, उसके पास पैसे नहीं है, तो हम उसे एक्स्ट्रा 3 दिन और दे देते हैं। तो उस 3 दिन को बढ़ा के जैसे 25 था, 3 जुड़ जाएगा, 28वें दिन को उसको पेमेंट करना होगा। इसे ही अनुग्रह दिवस कहते हैं या अनुग्रह दिन कहते हैं। और यदि दोस्तों, यदि जैसे कि 28 तारीख को पेमेंट करना है, लेकिन उस दिन कोई अवकाश, छुट्टी या छुट्टी हाँ, कह सकते हैं हम पड़ गया या संडे वगैरह पड़ गया, तो यदि वो चाहे तो 1 दिन पहले भी पेमेंट कर सकता है, 1 दिन बाद भी कर सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं होनी चाहिए। कानूनी आधार बात करते हैं, अनुग्रह दिन का प्रावधान नोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 में किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार हर टाइम बिल पर 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। महत्वपूर्ण नियम के बारे में बात करते हैं हम, केवल टाइम बिल पर ही लागू होगा, एक जो निश्चित समय जो होती है, जो हम कह सकते हैं अवधि वाले बिल होते हैं, ये उसी पे लागू होती है, डिमांड बिल पर लागू नहीं होती है। और ये मैच्योरिटी डेट में 3 दिन एक्स्ट्रा इसमें मिल जाता है, जैसे आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं। बिल की तारीख 10 जनवरी को है, अवधि 2 महीने की दी गई है, तो 10 मार्च से अगर आप जोड़ लीजिए 10 जनवरी से 10 मार्च, 10 फरवरी हाँ, 10 फरवरी हो गया, फिर 10 मार्च हो गया, उसमें 3 दिन अलग से जोड़े जाएँगे, मैच्योरिटी डेट 13 मार्च होगा। विशेष स्थिति में जैसे हमने अभी बात किया था कि अगर कोई रविवार या कोई छुट्टी वगैरह पड़ता है, तो इसके आगे भी अगले कार्य दिवस पर हम कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं, जिस तरीके से सुविधा हो। अब हम बात करते हैं हुंडी के बारे में, हुंडी क्या होती है? हुंडी जो होता है हमारा पिछले जो प्राचीन समय में ये भारत में या और भी देशों में हर जहाँ जैसा देश हो उस तरीके से वहाँ पे यूज़ हुआ होता है। हुंडी भारत में प्रचलित एक पारंपरिक वित्तीय दस्तावेज है जिसका उपयोग व्यापार और में उधार लेन-देन में विनिमय विपत्र या प्रतिज्ञा रूप पत्र के रूप में किया जाता था। जैसे हम कह सकते हैं कि आज के डेट में हमारे यहाँ विनिमय विपत्र या चेक वगैरह का प्रयोग करते हैं। पहले हुंडी चलती थी। यह प्राचीन समय में व्यापारियों द्वारा उपयोग की जाती थी। ये देख लीजिए इसका ये हुंडी कैसी होती थी, ये इस तरीके से होती थी। ये फॉर्मेट हो गया दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लीगल पोजीशन कानूनी स्थिति के बारे में। हुंडी का उल्लेख नोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 में किया गया है। यह प्रथा कस्टम और व्यापारिक परंपराओं पर आधारित थी। हुंडी के प्रकार की बात करते हैं हम दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं हुंडी के प्रकार क्या-क्या प्रकार हैं। एक दर्शनी हुंडी होता है, एक मुद्दती हुंडी होता है। दर्शनी हुंडी क्या होता है? पेबल ऑन डिमांड। डिमांड जैसे कि हमें पैसे की ज़रूरत है, हमने डिमांड किया, ये दर्शनी मुंडी हुंडी हो गए। मुद्दती हुंडी क्या होता है? ये पेबल आफ्टर फिक्स पीरियड, यह एक निश्चित समय के बाद भुगतान करना होता है, ये मुद्दती या हुंडी हो गई। थर्ड पॉइंट क्या होता है? शाहजोग हुंडी। यह क्या होता है? पेमेंट ओनली टू रिप्यूटेड बैंकर्स। यह पेमेंट जो होता है ओनली रिप्यूटेड बैंकर्स से ही होता है। नामजोग हुंडी की बात करते हैं तो ये क्या होता है? पेबल टू स्पेसिफिक यह एक निश्चित व्यक्ति जिसको ये स्पेसिफिक कोई विशेष व्यक्ति है उसे ही ये पेमेंट किया जाएगा। होता है धनी जोग हुंडी, ये पेबल टू द बैरियर, ये किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है। आप कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास है वो जाके काउंटर पे पेमेंट करा सकता है। अब हम बात करते हैं प्रतिज्ञा पत्र क्या होती है? प्रोमिजरी नोट क्या होती है? प्रतिज्ञा पत्र या प्रोमिजरी नोट के बारे में हम बात करते हैं। प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित एवं बिना शर्त या वादा है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित राशि मांग पर या निश्चित समय के भुगतान करने का वचन देता है। जैसे कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा पत्र एक ऐसा लिखित एवं बिना शर्त वाला एक पत्र होता है, जिसमें एक व्यक्ति को निश्चित राशि मांग भी कर सकता है वो और समय के भुगतान कर सकता है। समय के बाद भी वो भुगतान देने का वचन करता है। कानूनी परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों, ये भी अकॉर्डिंग टू नोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आएगा। ये सेम चीज़ है बस इंग्लिश में लिखी हुई है। ये फॉर्मेट हो गया आपका प्रोविजनरी नोट की। पक्षकार के बारे में बात करते हैं तो इसमें 3 पक्षकार होते हैं, ड्रावर होते हैं, ड्रावी होते हैं, पेयी होते हैं। जो भुगतान करने का वादा करता है उसे ड्रावर कहते हैं, जिसे भुगतान करने का आदेश दिया जाता है ये ड्रावी होता है, प्राप्तकर्ता पेयी जिसे पैसा मिलेगा वो पेयी होता है। विशेषताएँ की बात करते हैं तो ये रिटेन डॉक्यूमेंट होता है, ये अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, ये साइन होता है बाय मेकर जो बनाता है इसको, ये सर्टेन अमाउंट होता है, सर्टेन पार्टी जो होती है।
जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं, जैसे आई प्रॉमिस टू पे राम 10,000 आफ्टर 3 मंथ। जैसे हमने प्रॉमिस किया कि हम राम को 10,000 रुपया 3 महीने के बाद पेमेंट करेंगे। इस तरीके से यह एक प्रॉमिजरी नोट है, क्योंकि इसमें प्रॉमिस शब्द लिखा हुआ है। ड्रावर द्वारा विनिमय विपत्र के विभिन्न प्रयोग। ड्रावर जो होता है, वो विनिमय विपत्र के विभिन्न प्रयोग किस प्रकार करता है? वेरियस यूज बिल ऑफ एक्सचेंज बाई ड्रावर। जब ड्रावर लेखक विनिमय विपत्र, जो ड्रावर होता है वो लेखक होता है, विनिमय विपत्र बनाता है और ड्रावी उससे उसे स्वीकार करता है, तो उसे कई तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बिल को अपने पास रख सकते हैं, होल्डिंग टू द बिल। जब लेखक बिल को परिपक्वता तक अपने पास रखता है और नियत तिथि पर भुगतान प्राप्त करता है। दोस्तों, कुछ